नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो बायोलॉजी था और बायोलॉजी में स्पेशल हम लोग पोषण चैप्टर पर बातचीत कर रहे थे। हम लोगों का जो न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा था पोषण, उस पोषण के बारे में हम लोगों ने दो मुख्य घटक के बारे में जानकारी ले चुका है। आज हम लोग पोषण के तीसरी मुख्य घटक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे पोषण जो पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पोषण का जो मुख्य घटक होता है मुख्य घटक, और एक मैंने बताया था गौण घटक। दुनिया का कोई भी चीज खाएंगे तो मुख्य घटक के रूप में हम लोग क्या खाएंगे, मैंने बताया था या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो प्रोटीन खाएंगे, या तो वसा खाएंगे। और गौण घटक के रूप में हम लोग दुनिया का कोई भी चीज खा रहे हैं तो क्या खाएंगे, या तो हम लोग विटामिन्स खाएंगे, विटामिन्स का सेवन करेंगे, या तो हम लोग खनिज का सेवन करेंगे, मिनरल्स का, या तो हम लोग पानी का उपयोग करेंगे। तो हम लोग पोषण के मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत कर चुके हैं, प्रोटीन के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे वो होगा फैट, वसा। आज हम लोगों की बातचीत होगी वसा से संबंधित मुद्दों पर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को फैट से वसा के बारे में, देखते हैं क्या क्या हम लोगों को जानकारी एग्जाम के संदर्भ में जानना जरूरी है। सारी बातों को मैं पिछली क्लासों को हर क्लास में रिकॉल करवाते चलता हूं कि मैं कैसे चल रहा हूं क्लास को लेकर के, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और वीडियो देखने में आप लेक्चर वाइज भी चलिएगा। मैं हर जगह लेक्चर लिखता चलता, लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो लेक्चर वाइज चलते चलिएगा आप साथ साथ में। जो टॉपिक थोड़ा बड़ा रहता है उसको मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो ये अगर देखा जाएगा तो हम लोग पोषण से संबंधित पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन के बारे में, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वसा के बारे में। तो हम लोग वसा से संबंधित बातों को देखते हैं, क्या क्या जानकारी हम लोगों को एग्जाम के संदर्भ में को ध्यान में रख करके हम लोगों को वसा से संबंधित बातों पे चर्चा करना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वसा के बारे में जनरली वसा जो होता है फैट, ये वसा होता क्या है, जो हमारा शरीर है, जो शरीर है उस शरीर में वसा का सेवन जब हम लोग कर लेते हैं तो वसा करता क्या है, हमारे शरीर में जा करके मुख्य काम यही करता है कि जो भोजन होता है उसको संग्रहित करके रखता है। क्यों? क्योंकि साहब लोग जरूरी नहीं है आज खाना खाए, अगर फैट को एक्स्ट्रा करके बॉडी ना रखे वसा को या कार्बोहाइड्रेट को, तो कभी कभी लोग क्या है 2-4-5 दिन का उपवास करने लगते हैं, या घर से नाराज होकर खाना ही नहीं खाएंगे, या दूर का दौरा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेकर आएंगे। व्यक्ति तो किसी विशेष परिस्थिति के वजह से खाना नहीं खा पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन में जब व्यक्ति भोजन का सेवन नहीं कर रहा है, किसी पोषक तत्वों को नहीं ले रहा है, तो हमारे शरीर में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो फैट होते हैं, वो फैट क्या करते हैं, वही फैट गल गल के बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते रहते हैं और हमारा शरीर काम करता है। तो उसी वसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वसा के बारे में हम लोग सबसे पहले तो यही जानेंगे कि शरीर में जो वसा का मुख्य काम होता है वो किस लिए होता है, भोजन को संग्रहित करके रखने के लिए। यानी कि वसा का मुख्य काम क्या है, शरीर में वसा का मुख्य काम, शरीर में वसा का मुख्य काम या मुख्य कार्य क्या है, तो हम कहेंगे भोजन को संग्रहित करना, ताकि विपरीत परिस्थिति में क्या हो, जब व्यक्ति किसी कारणवश अगर भोजन का सेवन नहीं कर पा रहा है, कहीं दूर के सफर में है या किसी अन्य कारण से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में शरीर में उपस्थित जो भोजन संग्रहित करके हमारे वसा के रूप में रखे गए हैं
वही संग्रहित भोजन वसा के रूप के हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं और बॉडी कांस्टेंट रहता है, अन्यथा बॉडी चल नहीं पाएगा। सपोज करिए जैसे गाड़ी में हम लोग तेल को डालते हैं, तो गाड़ी में 5 लीटर तेल डालेंगे तो 1 लीटर की गाड़ी का क्या करता है, रिजर्व कंडीशन में डाल देता है कि विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अगर अपनी बाइक को लेकर दौड़ रहा है और किसी कारणवश उसकी तेल इंजन से टंकी से समाप्त हो गई, तो रिजर्व पोजीशन की तेल क्या करती है, उसको निकटतम जो भी पेट्रोल पंप वहां तक पहुंचाने का काम करती है, ताकि व्यक्ति को किसी तरह से समस्या ना आए। बस वही काम फैट हमारे बॉडी के लिए कर रहा है। किसी विशेष परिस्थिति में अगर हम भोजन का सेवन नहीं कर पा रहे तो यही फैट टूट टूट कर क्या होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी देता रहेगा और हमारा शरीर संयमित रहेगा। ये जो वसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, तो हमने बताया था ग्लूकोज होता है। प्रोटीन का क्या होता है, तो मैंने बताया था अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे वसा का सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन होता है, वसा का सेवन हम करते हैं तो वसा को किस रूप में बॉडी ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, तो वसा का जो सूक्ष्मतम इकाई होता है, वसा का सूक्ष्मतम जो इकाई होता है, सूक्ष्मतम इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे वसीय अम्ल होता है। वसीय अम्ल होता है, इसके बारे में जानना है। यानी कि एक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वसीय अम्लों का जो बहुलक होता है, वसीय अम्लों का जो बहुलक होता है उसी को वसा कहते हैं। तो कोई इसमें दो राय नहीं है। वसीय अम्लों का बहुलक ही क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। ये जो वसा होता है हमारे शरीर में, वसा जो होता है ये शरीर में कई रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में दिखाई देता है। इसका सूक्ष्मतम जो रूप हमने वसीय अम्ल का है, कई रूपों में दिखाई देता है। यानी कि कह सकते हैं कि वसा के कई रूपों में जो दिखाई दे रहा है, इसका जो सूक्ष्मतम रूप दिखाई दे रहा है वो क्या है, लिपिड कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं हम लोग। जो लिपिड होता है अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में, या इसको एक और भाषा में हम लोग लिख सकते हैं जो जानना हम लोगों को जरूरी है, वो है स्टेरॉइड के रूप में भी वसा पाया जाता है। स्टेरॉइड के रूप में भी वसा पाया जाता है। ये जो लिपिड है, जो वसीय अम्ल है या लिपिड है, इसको जनरली 2 रूपों में शरीर में देखा जाता है। ये 2 रूपों में दिखाई देता है शरीर में। यानी कि कह सकते हैं एक बात हम कि सामान्यतः जो वसा होता है या जो वसीय अम्ल होता है या जो लिपिड होता है, इनको हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 रूपों से अपनी एक्टिविटी को बॉडी में दिखाने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वसा होता है या जो लिपिड होता है या जो वसीय अम्ल होता है, यानी कि वसा हुआ, वसा कह लीजिए, या इसका छोटा इकाई हम लोग कह सकते हैं वसीय अम्ल कह लीजिए, या कह लीजिए लिपिड कह लीजिए। ये क्या होते हैं, वसा या वसीय अम्ल या लिपिड जो होते हैं, ये जनरली हम लोगों के शरीर में क्या होते हैं, जनरली हम लोगों के शरीर में 2 रूपों में दिखाई देते हैं। इसलिए हम लोगों को 2 भागों में बांट के इसे पढ़ना चाहिए। तो वसा जो है या वसीय अम्ल जो है या जो लिपिड है, इसके 2 रूप हम लोग देखते हैं। इसके 2 भाग के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है उसके रहस्य। तो हम देखते हैं लिपिड, यहाँ लिख लेते हैं बीच में लिपिड हमने लिख दिया, और इसके 2 भाग हम तोड़ के रख दे रहे हैं। एक भाग हम लोग देखते हैं क्या है और दूसरी भाग क्या है। इसका एक रूप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड। एक जो होता है वो उच्च घनत्व का लिपिड पाया जाता है शरीर में, यानी कि कह सकते हैं उच्च घनत्व का लिपिड, उच्च घनत्व लिपिड कह सकते हैं, उच्च घनत्व लिपिड। यानी कि उच्च घनत्व लिपिड को हम लोग एक भाषा में क्या कह सकते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। और दूसरा है निम्न घनत्व लिपिड। तो निम्न घनत्व लिपिड को हम लोग क्या कह सकते हैं,
लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। तो ये जो उच्च घनत्व लिपिड होता है, इसको जनरली एक अन्य नाम से हम लोग उसको दूसरे नाम से ये कह सकते हैं, दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं संतृप्त वसा। जो आता है नाम संतृप्त वसा, क्या है संतृप्त वसा, इसी को कहा जाता है संतृप्त वसा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इसी को कहा जाता है संतृप्त वसा को ही सैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक होता है असंतृप्त वसा, जो निम्न घनत्व लिपिड है, इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा को हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दोनों के बारे में हम लोगों को जानना है, ये दोनों क्या है। अभी हमने आपको बस ये बताया कि जो वसा है या वसीय अम्ल है या लिपिड है, इसको दो भागों में रख के हम लोग पढ़ेंगे। एक उच्च घनत्व लिपिड हाई डेंसिटी लिपिड, और एक निम्न घनत्व लिपिड लो डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड को हम लोग कहते हैं संतृप्त वसा, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। और निम्न घनत्व लिपिड जो है, इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है संतृप्त वसा सैचुरेटेड एसिड, और क्या होता है असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड एसिड। इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो आप लोग यहाँ समझने की प्रयास ये करिएगा, मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप नोटबुक बनाते चल रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि साथ साथ में ही आप लोग नोटबुक बनाते चलिएगा, हर टॉपिक का जितनी बातें लिख रहा हूँ हुबहू नोटबुक ही है, उसमें कोई सस्पेंशन की बात नहीं है। आप लोग या तो पेस्ट करके स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा, उसको बाद एक साथ निकलवा के उसको नोटबुक बना लीजिएगा, या साथ में आप लोग वीडियो देखते चलिए और साथ साथ में लिखते चलिए, वो भी उत्तम ही होगा। जो संतृप्त वसा होता है, ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ और अभी बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। संतृप्त वसा के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात संतृप्त वसा के बारे में ये जानेंगे हम लोग कि ये शरीर के लिए लाभदायक होता है। कैसे लाभदायक होता है अभी मैं प्रूव करता हूँ इसको। ये शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो क्यों लाभदायक हो रहा है, उसी बात को मैं प्रूव करने यहाँ चल रहा हूँ। सपोज करिए ये क्या है, मैंने ये जो बनाया है, ये जो बना रहा है, ये मैं बनाया हूँ रक्त वाहिनियां। ये मैं बनाया हूँ रक्त वाहिनियां, यानी कि जिसको हम लोग का, और ये है हमारा रक्त वाहिनियों में दौड़ रहा है रक्त, ब्लड। ये है ब्लड, ये क्या है, ये सब ब्लड दौड़ रहे हैं रक्त वाहिनियों में, जिसको गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं नस बोलते हैं, नस। तो ये रक्त वाहिनियां हैं। ये जो रक्त वाहिनियां है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो शिराएं और धमनियां क्या करते हैं, अभी हम लोग परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। ब्लड को ले जाएंगी और हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करता रहता है। तो ये ब्लड क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं। धमनी और शिरा के माध्यम से ब्लड क्या हो रहा है, अभी हम लोग वहां देखेंगे। ब्लड को ले जाया जाता है अंगों तक हार्ट से, और अंगों से हार्ट तक पुनः लेके आया जाता है। तो शुद्ध रक्त जाते हैं, अशुद्ध रक्त आते हैं, उनके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा। अभी हम लोगों को जनरली बस ये देखना है कि संतृप्त वसा के बारे में मैंने सबसे एक बात ये बोला कि ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक क्यों होते हैं जरा उसको देखिएगा। वो लाभदायक इसलिए होते हैं क्योंकि संतृप्त जो वसा का अगर हम सेवन कर रहे हैं, संतृप्त वसा का सेवन अगर हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, तो ये जितने फैटी होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लड में जैसे जाते हैं तो ब्लड में जा करके ये क्या होंगे, डूब जाएंगे। और ब्लड में डूब करके ये ब्लड में डूब जाते हैं, और ये ब्लड में डूब कर क्या करते हैं, रक्त वाहिनियों में चलते रहते हैं। यानी कि ब्लड में डूब करके जब चलते रहेंगे तो एक चीज आप अनुमान लगाइएगा, ये ब्लड जो रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, ब्लॉकेज नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे रक्त वाहिनियों को।
रक्त वाहिनियां अपना निरंतर ब्लड चलते रह रहे हैं और उन्हीं के साथ ये भी डूब डूब के फैट क्या होंगे, निरंतर चले जाएंगे और रक्त वाहिनियों में किसी भी तरह का ये ब्लॉकेज का काम नहीं करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि संतृप्त वसा जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और इस संतृप्त वसा का जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हम लोग देखते हैं वो देखते हैं जो गाय होती है उस गाय का घी। गाय का जो घी होता है, अगर गाय का घी है जो, अगर इसका आप सेवन कर रहे हैं तो आप सपोज करिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का सेवन कर रहे हैं, ये क्या होगा, फैटी घी का जो फैटी है, जो फैट है, वसा है, घी में वसा की मात्रा, बादाम खाइए, घी खाइए, मछली खाइए, यानी आप फैट का सेवन कर रहे हैं। तो जो गाय का घी है ये क्या होगा, ब्लड में डूब जा रहा है, रक्त वाहिनियों के माध्यम से निरंतर बहता चला गया, जो इसका ड्यूटी अपना ड्यूटी कर दिखाया, यानी रक्त वाहिनियों में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। और सबसे सर्वोत्तम उदाहरण मैंने माना बताया गाय का घी है। असंतृप्त वसा के बारे में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो जो असंतृप्त वसा होता है, फिर आप यहाँ रख लीजिएगा रक्त वाहिनियां, यानी जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं नस, शरीर का नस जिसमें खून दौड़ता है, लोग कहते हैं शरीर का ये नस है, नाड़ी भी बोलते रहते हैं लोग। तो ये सपोज करिए ब्लड है, ये जो डाट मैं कर रहा हूँ ये सब ब्लड है, और ये जो नीले से किया हूँ ये सपोज करिए रक्त वाहिनियां हैं, ये रक्त वाहिनियां हैं। अब असंतृप्त वसा क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी के लिए हानिकारक क्यों होते हैं। ये जो फैटी होते हैं, जैसे हम इनका सेवन करेंगे तो ये क्या करते हैं, रक्त वाहिनियों में डूबते नहीं हैं बल्कि तैरते हुए चलते हैं। रक्त वाहिनियां जो होती है उसके ऊपर तैरते हुए ये चलते हैं, और तैरते हुए जैसे चलेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे आकर के रक्त वाहिनियों पे ऐसे जम जाते हैं, तैरते तैरते ये रक्त वाहिनियों पे ऐसे जम जाते हैं। जैसे व्यक्ति इनका सेवन और ज्यादा करेगा तो ये और ऐसे जमते चले जाएंगे और जमना शुरू कर देंगे, रक्त वाहिनियों के ही साथ जमने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये थोड़ा सा ही मार्ग छोड़ देते हैं तो भी आप याद रखिए, यहाँ हमारा सपोज करिए हार्ट है, हृदय है, और यहाँ से ब्लड को फेंक रहा है, तो ब्लड जब जाएंगे इतने क्षेत्रफल में ब्लड दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ से ब्लड दौड़ने की जो क्षेत्रफल थी ब्लड का, वो यहाँ इतने माध्यम से निकालने की कोशिश किया जाएगा, तो ब्लड क्या होंगे, वो ब्लड क्या होंगे, यहाँ पे आके प्रेशर डालेंगे। वो ब्लड यहाँ आएंगे तो प्रेशर डालेंगे, जब यहाँ प्रेशर डालेंगे तो इस प्रेशर का प्रभाव हमारे हार्ट को पड़ेगा, और हमारे हार्ट को पड़ेगा तो हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति को हार्ट अटैक रोग भी हो सकता है, व्यक्ति को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो सकता है। या ये कह सकते हैं कि जो असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये धीरे धीरे रक्त वाहिनियों में पूरा जम जाते हैं, और अगर पूरा जम गए तो सपोज करिए रक्त वाहिनियां ये आकर के जो जमे हैं, ये हाथ का हिस्सा था, ये हाथ का, ये यहाँ से सपोज करिए इधर जितना हिस्सा था ये हाथ का हिस्सा था, और यही जम गए हैं, तो ब्लड जो होगा वो यहाँ तक काम करना बंद कर देगा, और जब काम करना आना बंद कर देगा तो एक बात आप याद रखिएगा, जब ब्लड ही नहीं वहां जा रहा है, O2 नहीं पहुंच पा रहा ब्लड के साथ, तो अंग ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है, वो अंग ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है, और व्यक्ति को ऐसे परिस्थिति में लकवा भी मार सकता है, यानी व्यक्ति का अंग काम करना बंद कर सकता है। तो कोई घटना घटित हो सकता है। इसीलिए लो डेंसिटी लिपिड जो है, संतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारा प्रभाव हृदय को देते हैं, हार्ट को देते हैं। सपोज करिए एक पानी फेंकने वाला मशीन आप लीजिए, पंपिंग सेट लीजिए, और उस मशीन का पानी फेंकने की जो क्षमता है, वो जो मशीन पानी फेंक रहा है, सपोज करिए इतने मोटे पेटारे में पानी को फेंकने के, यहाँ पानी दौड़ रहे हैं, हमने क्या किया, इस पेटारे को इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया। अब जैसे पानी जाने का रास्ता इतना पतला हो जाएगा और पेटारा सपोज करिए
फटेगा नहीं, ये बहुत मजबूत है। तो पिटारा मजबूत होने के नाते ये होगा क्या, जहां से पानी आ रहा है यहाँ के मुख्य जो होगा इंजन का, यहाँ दबाव डालेगा और ये दबाव कहाँ डालेगा, सीधे इंजन को डालेगा। यानी कि जिस इंजन से हम पानी फेंकवा रहे थे उस इंजन पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करने के वजह से। इसका क्षेत्रफल जैसे घटाया तो डायरेक्ट इंजन पे प्रभाव पड़ा। वैसे यहाँ अगर नालियों में ब्लॉकेज बनने का काम शुरू कर देंगे तो इसका प्रभाव सीधे हार्ट को पड़ने लगता है, इसका प्रभाव सीधे हार्ट को पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ मैं ला करके बंद कर दिया यहाँ पे, तो इधर का जो हिस्सा होगा वो पानी नहीं पाएगा। जब पानी नहीं पाएगा तो ये चपक जाएगा, ये फूला रहेगा। ऐसे यहाँ सपोज करिए अगर ये पूरे हिस्से को हम बंद कर देंगे तो इधर का हिस्सा ब्लड नहीं पाएगा, और ब्लड नहीं पाएगा तो व्यक्ति का अंग काम करना बंद कर देगा, और ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को लकवा मार सकता है। तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। और इसके लिए आपको एक चीज देखना होगा, जो हम लोग सरसों का तेल वगैरह खाते हैं आज के डेट में लिखा रहता है भले बैल कोल्हू है तो ये चक्र है, तमाम सारे फार्चून है, ये है वो है। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को सबसे ज्यादा घातक रोग से खुद घातक रोग में पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। हम लोग ये अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल को इतना ज्यादा खा लेते हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के अंग के लिए हानिकारक होते हैं। क्योंकि जो तेल हम सेवन कर रहे हैं वो तेल अनसैचुरेटेड फैटी होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी होने के नाते ये बात याद रखिएगा कि ऐसे तेलों का सेवन भोज्य पदार्थों में कम करें तो शायद आपका शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी। और इसके लिए अगर आप सूर्यमुखी का तेल का सेवन अगर कर रहे हैं तो जहां तक बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजी के अनुसार बताया जाता है, सूर्यमुखी का तेल का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा लाभदायक साबित होता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल में सूर्यमुखी का जो तेल होता है वो अपनी गलने की ताकत को ज्यादा रखता है, यानी घुलने की ताकत को रखता है, और ऐसे सिचुएशन आने से वो कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जितनी सारी चीजें मिल रही हैं उनका सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। और इसमें अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिख लीजिएगा, संतृप्त वसा सैचुरेटेड एसिड में ये लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात इसमें ये लिख लीजिएगा कि यह शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, यह शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और यहाँ लिख लीजिएगा कि यह शरीर के लिए क्या होते हैं, यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो लाभदायक क्यों होते हैं बता दीजिएगा कि ये फैटी जो होते हैं ब्लड में डूब कर चले जाते हैं। और हानिकारक क्यों होते हैं, ये ब्लड में तैरते हुए चल रहे हैं और रक्त वाहिनियों में धीरे धीरे जम जाते हैं। और जम जाएंगे जब तो हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और व्यक्ति को हार्ट अटैक रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इतनी बातों को आप वसा के संबंधित कॉन्सेप्चुअल बातों को याद रखिएगा। इसी वसा से रिलेटेड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद मैं बताता हूँ इसी वसा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी कि कुछ हम लोग नोट्स इसके बारे में बना लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम अब देखने चल रहे हैं वसा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। क्या है महत्वपूर्ण बातें, तो हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बातों पे। हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो ये हम लोगों को देखना है कि जो मानव है, मानव के उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा कौन होता है। तो हम लोगों को याद रखना है कुसुम का तेल जो होता है, कुसुम के तेल में पाए जाने वाले फैटी मानव शरीर के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है। दूसरा, मैंने ये महत्वपूर्ण तथ्य में आप लोगों को जानकारी दिया, मैं इसलिए ये काम आप लोगों को पेस्ट करके दे दिया क्योंकि मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो लंबी होती चली जा रही है। तो हम आप लोगों की पढ़ाई को और आसान करने की तकनीकी अपनाया है जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं और गर्मी बहुत ज्यादा होती रहती है, आप लोगों ने देखा भी।
तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सारी बातों को नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा संचय का सर्वाधिक संघनित जो माध्यम होता है, यानी कि जो भोजन होते हैं, उस भोजन के मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में सबसे ज्यादा बॉडी कंज्यूम करके रखने की जो ताकत रख रही है वो वसा की रख रही है। यानी कि संघनित माध्यम भोजन का सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को याद रखना है वो वसा का है, तो वसा को याद रखिएगा। फिर मैंने बताया सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण जो होते हैं वो एस्टर बॉन्ड द्वारा किया जाता है, यानी कि एस्टर बंध के माध्यम से किया जाता है। ये एक रासायनिक बंध होता है, जैसे हम लोगों ने पेप्टाइड बंध को देखा था प्रोटीन में अमीनो अम्ल के द्वारा। अगली चीज हम लोग देखते हैं रुधिर में वसाओं का जो संचरण होता है, रुधिर में यानी कि ब्लड में वसा का जो संचरण हो रहा है वो लाइपोप्रोटीन, ये बात याद रखिएगा, लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। तो ये सारी जितनी नीले कलर से मैंने लिखा टोटल के टोटल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इन सारे मुद्दों को वसा से संबंधित आप याद भी रखिएगा। एक व्यक्ति आते हैं हीन राय क्वीनलैंड महोदय जी, ये सबसे पहले बताते हैं मनुष्य के हृदय रोग से संबंधित वो स्टेरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग करने का काम इन्होंने ही किया था। अगली बात हम लोग देखते हैं जो सामान्य वसा होता है उसका एक अणु, सामान्य वसा का जो एक अणु होता है उसके संश्लेषण में जल के 3 अणु को मुक्त कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं यानी कि 1 ग्राम वसा और 3 ग्राम जल साथ में मिले हैं, यानी कि मुक्त किए जा रहे हैं। और लास्ट मैंने लिखा है संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को यानी कि बैलेंस डाइट के रूप में एक व्यक्ति को हर दिन लगभग 30 ग्राम फैटी चीज का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। लगभग 30 ग्राम फैटी चीज का सेवन करना जरूरी होता है। यानी कि 1 ग्राम वसा की हम बात कर लें, 1 ग्राम वसा की अगर हम बात कर लें फैट का, जैसे हमने देखा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन बराबर कितना एनर्जी देगा, ऐसे 1 ग्राम अगर फैट की हम बात कर लें 1 ग्राम वसा का, तो ये हमको 9.3 कैलोरी एनर्जी प्राप्त करता है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा यानी प्रति ग्राम इतना ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति को बैलेंस डाइट के रूप में क्या क्या सेवन करना चाहिए, नियमित रूप से जितना कार्बोहाइड्रेट का मानक है इसको पूरा करें आप। मैंने सारी बातों को बता चुका है। प्रोटीन के मानक को पूरा करें और वसा के मानक को पूरा करें जो अभी मैंने लिखा है। ये अगर वसा ये तीनों मानक मुख्य घटक का पूरा करते हैं, यानी कि आप बैलेंस डाइट संतुलित आहार का सेवन करते हैं, निसंदेह आप एक स्वस्थ मानव होंगे। और जब स्वस्थ मानव होंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क में स्वच्छ ज्ञान का विस्तार होगा। तो हम लोग अभी तक जो क्लास लेकर आए हैं उसमें भोजन के मुख्य घटक जो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, पोषण का एक पहलू हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें मुख्य घटक के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। और इसके लिए मैं 3 वीडियो लेकर आपके सामने आया। पार्ट 1 में मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, पार्ट 2 में हमने प्रोटीन बताया और पार्ट 3 में मैंने वसा बताया। और आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है, जरा मेरी बात को भी आप लोग साथ साथ ध्यान देते चलें, सुनते चलें। वो ये है कि आप लोग मेरे पास मैंने बताया भी था कि थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, इसलिए मैं अपने चैनल का विस्तार बहुत ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर के माध्यम से नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ और सहयोग के लिए आप लोगों को थोड़ी तत्परता दिखानी पड़ेगी। और ये क्या करना है आप लोगों को कि आप लोग जैसे मेरा खोलते हैं वीडियो देखने के लिए, तो उस वीडियो को चलते समय आप देखिएगा बगल में आपके दाहिने साइड लिखा रहेगा सब्सक्राइब, लिखा रहेगा और जहां ये सब्सक्राइब लिखा रहेगा उसी के बगल में एक घंटी जैसे संरचना बनाया रहेगा। ऐसे एक घंटी जैसे संरचना बनाया रहेगा। तो आप लोग क्या करें, थोड़ी हमारे काम को आसान करने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब बटन को आप लोग एक बार दबाएं और दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, इसको दबाएं। जैसे इसको दबाएंगे तो आपके पास 3 तरह का ऑप्शन देगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन से आपको कुछ नहीं करना है। जो ऊपर का ऑप्शन देगा यहाँ लिखा रहेगा ऑल लिखा रहेगा,
इस ऑल को आप लोग प्रेस करें, इस ऑल को प्रेस करें। जितनी सारी वीडियो हम आप लोगों को देंगे ये सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती चलेगी। तो आप लोग मेरे भी मनोबल को बढ़ाने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी भी मनोबल बढ़ती रहे। इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पोषण के गौण घटक के बारे में चर्चा करने के लिए। और अगली क्लास जो हमारी लगती है उसमें पोषण के गौण घटक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गौण घटक में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर बातचीत करेंगे वो होगा विटामिन, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सपोज करिए कि 100% में अगर पोषण से सवाल उठाता है तो 100% में लगभग 70% क्वेश्चंस को ये अकेले कवर कर लेता है, क्योंकि विटामिन जो हुए, कार्बोहाइड्रेट जो हुए, प्रोटीन हुए, वसा हुए और कुछ मिनरल्स के बारे में पोषण तत्वों में सबसे ज्यादा 70% के मोर देन 70% से ज्यादा अकेले क्या पूछ देता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी बातें यानी कि पोषण चैप्टर से पूछता। तो आप लोग क्या करें, मेरे चैनल से जुड़िए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, लेता हूँ इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।